Good morning, students. I hope you all are doing well. I am Monica Ehlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं इग्नू MAPC सेकेंड ईयर साइकोलॉजी सब्जेक्ट MPCE 011 साइकोपैथोलॉजी ब्लॉक 1 यूनिट 2 विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी। ठीक है, हमारा यहाँ क्लासिफिकेशन के अप्रोचेस एंड ऑल क्या इम्पोर्टेंस है ये सब हमने देख लिया था। हिस्ट्री देख ली थी क्लासिफिकेशन की जो पहले के ज़माने में हुई थी। एंड अभी जो रिसेंट है हमारा जो स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं क्लासिफिकेशन के वो होते हैं ICD एंड DSM। ठीक है, तो आज हम ICD के बारे में पढ़ेंगे कि ICD जो है वो इनटू इफ़ेक्ट कैसे आया है। ठीक है, ICD का यूज़ कैसे होना शुरू हुआ, ICD की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे एंड क्या है ICD उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज़ डेवलपमेंट ऑफ ICD। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है जो आजकल वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। ठीक, ICD का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। ठीक है, ये जो इसकी फुल फॉर्म है ये भी शॉर्ट फॉर्म में है। आगे कहीं ना कहीं आप देखेंगे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ या डिसऑर्डर इस तरीके से कुछ ना कुछ आगे इसमें मिलेगा, लेकिन मेन जो इसका एक्सपेंशन वो है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। ठीक है, अब इसकी भी हमें हिस्ट्री थोड़ी समझनी पड़ेगी कि ये सब कैसे हुआ, ICD कैसे पिक्चर में आया। जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था कि शुरू में अलग अलग जो फिजिशियंस थे, बाद में साइकेट्रिस्ट आए, उन्होंने कुछ कुछ बीमारियां आइडेंटिफाइड की और उनके नाम रख दिए। और उस टाइम पे 2, 4, 5 तरीके के डिसऑर्डर्स उन लोगों ने बनाए कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड या मेंटल इलनेस से रिलेटेड ये वाले इश्यूज़ आ सकते हैं। मेनली हमने मेनिया, डिप्रेशन, डिमेंशिया, डेलीरियम इस टाइप के हमने क्लासिफिकेशंस देखे थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि इन 1700s यानी कि 1700 के आसपास का जो टाइम था, ठीक है, ऑलमोस्ट 2-3 सेंचुरीज़ तक ये चीज़ चली कि जो इंटरनेशनली स्पेशली जो यूरोपियन रीजन था या अमेरिकन जो सोसाइटीज़ थी वहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट था कि मृत्यु दर जो था उस चीज़ को वो ऑब्ज़र्व करते थे एंड उसके कॉजेज़ वो ढूंढने की कोशिश करते थे। स्पेशली जो स्टैटिस्टिकल सोसाइटीज़ थी वहाँ पे, यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स का डेटा जो प्रोवाइड करते हैं अपनी कंट्रीज़ के लिए, वो ये चेक करते थे कि ओके इस पर्टिकुलर ईयर में इस पर्टिकुलर रीजन में कितने लोगों की डेथ हुई है एंड देन उनके क्या कॉजेज़ हैं, क्यों डेथ हुई है। जैसे आपने ये सुना भी होगा कि पहले मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता था क्योंकि क्योर इतना नहीं था। अब मोर्टेलिटी रेट जो है आज के टाइम में काफ़ी कम है, इवन इन इंडिया। ठीक है, तो इस दौरान जो है वो लाइक ऑल डिजीज़ वो देखते थे, नॉट स्पेसिफिकली द मेंटल इश्यूज़। ठीक है, क्योंकि शुरुआत तो फिज़िकल डिजीज़ से ही हुई थी, है ना, कि क्या कौन से जेनरिक इश्यूज़ आ रहे हैं जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो रही है, या कौन से ऐसे कुछ पर्टिकुलर इश्यूज़ आ रहे हैं जो किसी पर्टिकुलर एक ऑर्गन को इम्पैक्ट कर रहे हैं एंड ड्यू टू दैट किसी इंसान की मौत हो रही है। एंड पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप के वो जो है ऑब्जर्वेशंस उनके आती थी। जैसे कुछ ऐसे हैं जो कि एक पर्टिकुलर एज तक बच्चा पहुंचता नहीं है एंड उससे पहले ही उसकी डेथ हो जा रही है, तो उसके क्या रीज़न्स होंगे, वो उसको कौन से इशू इम्पैक्ट कर रहे हैं, कोई डिजीज़ हो रही है, कोई इंजरी हो रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्टैटिस्टिकल सोसाइटीज़ थी उस टाइम पे, उन्होंने या स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट्स थे, उन्होंने जो है देखा कि क्या क्या मोर्टेलिटी रेट चल रहा है एंड उनके क्या क्या कॉजेज़ ऑफ डेथ हो सकते हैं या हैं, ये उन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया, ऑब्ज़र्व किया एंड उन्होंने ठीक है, तो वी कैन से कि 1700 में बहुत सारे अटैम्प्ट्स हुए
टू क्लासीफाई द डिजीजेज एंड देयर कॉजेज ऑफ डेथ, ठीक है। ये सब हुआ। फिर 1893 में काफ़ी मैंने बताया जैसे 2-2.5 सेंचुरीज तक ये चीज़ें चली। फिर 1893 के आसपास या 1893 में क्या हुआ कि इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ठीक है। अब ये जो इससे पहले तक जो भी चीज़ें चल रही थी उनसे बहुत सारी हेल्प तो मिल रही थी क्लासिफिकेशन में और कॉजेज़ पता करने में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक रिविजन्स होती गई उन चीज़ों की एंड उसको और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की, ग्लोबली और एक्सेप्टेंस बढ़े उन चीज़ों का। इस तरीके से जो है डिस्कशंस रिविजन्स होती गई। तो फाइन इन 1893 इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कि शिकागो में है, ठीक है, इन्होंने एक लिस्ट पब्लिश की, ठीक, आफ्टर of course discussions, lot of discussions with all the required bodies, ठीक है। तो उन्होंने जो लिस्ट पब्लिश की उसका नाम था इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ कॉजेज ऑफ डेथ, ठीक है। इन्होंने जो लिस्ट पब्लिश की उसका नाम था इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ कॉजेज ऑफ डेथ, ठीक है। ये लिस्ट इन्होंने पब्लिश की इन 1893, ठीक, जिसमें कि कॉजेज जो थे बीमारियों के, जो डेथ के जो कॉजेज थे वो बताए गए थे और वही जो स्टैंडर्ड था इसमें वो उस टाइम पे अडॉप्ट किया गया एंड पब्लिश की गई ये चीज़। उसके बाद ये काफ़ी समय तक चली एंड देन इन 1900 इसको और ज़्यादा रिफ़ाइन किया गया। ये पब्लिश की गई थी बाय इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। तब तक ये जो सारा डेटा और ये सब चीज़ें थी ना, इसमें सारी जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो बॉडीज़ थी, इंस्टीट्यूट्स थे, वो सब काम कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि जो डेटा होता है वो तो स्टैटिस्टिक्स वाली ऑर्गेनाइजेशन ही हमारी कलेक्ट करती है ना। सेम इन इंडिया, इन इंडिया ऑल्सो वी हैव इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट्स एंड अदर बॉडीज़, ठीक है, जो ये डेटा इस तरीके से निकालते हैं एंड पब्लिश करते हैं। तो उसके बाद 1900 में क्या हुआ, 1900 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी पिक्चर में आया, ठीक है। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें डिजीज़ के क्लासिफिकेशन को भी इम्पोर्टेंस दी एंड WHO का रोल हम यहाँ देखेंगे। दे वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। यहाँ पे कुछ हद तक बहुत सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी। WHO ने इसको और आगे बढ़ाया कि और भी ज़्यादा हम ग्लोबली इस चीज़ को लेके जाएंगे एंड डिफरेंट कंट्रीज़ से हम डेटा लेंगे, उनसे पता करेंगे कि क्या क्या डिजीज़ जो हैं वो आती हैं एंड उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइज्ड efforts for classification of diseases, ठीक है। अभी तक यहाँ पे सिर्फ डिजीजेज वर्ड यूज़ हो रहा है, यहाँ पे कोई फिजिकल मेंटल डिजीजेज का ऐसे कोई बाइफर्केशन है नहीं एंड स्पेशली डिजीजेज अगर है तो इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली द फिजिकल इलनेसेस की बात हो रही है, ठीक है। तो WHO जो है वो इसका हेडक्वार्टर्स है आपका जेनेवा में, ठीक है। जेनेवा आता है स्विट्ज़रलैंड में, ठीक। तो ये यूरोपियन है, ये अमेरिकन था, ठीक। तो इन्होंने ऑफ कोर्स यहाँ से ही जो है इस चीज़ को लेके आगे कैरी ऑन किया WHO ने एंड यू नो कि WHO आज की डेट में एक बहुत बड़ी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड बॉडी, ठीक है। और इन्होंने इस जो उसके बाद जो इन्होंने लिस्ट पब्लिश की उसको नाम दिया ICD का, ठीक है। ICD यहाँ पे क्या थी, ये यहाँ पे इस लिस्ट का नाम था इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ कॉजेज ऑफ डेथ, ठीक है। इसका नाम ये यहीं तक था। उसके बाद जब 1900 में WHO ने इस लिस्ट को पब्लिश किया तो इसका नाम चेंज कर दिया एंड उसका नाम रखा ICD, ठीक। इसको क्योंकि ये पहला वर्जन था ICD का
तो इसको ICD-1 नाम दिया गया, ठीक। एंड इसकी जो एक्सपेंशन थी वो उस टाइम पे क्या रखी गई, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का ही डेटा यहाँ पे आ रहा था, स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, 1 ICD-1 का 1 वर्जन, ठीक है। तो आई होप ये आपको इतना समझ आया होगा कि कैसे इसका नाम ICD-1 पड़ा। इसमें अब क्लासिफिकेशन, वहाँ पे मेनली कॉजेज ऑफ डेथ का लिस्ट था, और यहाँ पे जो है उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ को भी इंक्लूड किया, डिजीज़ का क्लासिफिकेशन किया एंड उसको एक नया नाम दिया विच इज़ ICD-1, जिसकी एक्सपेंशन थी इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ एंड उनसे रिलेटेड कौन से हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं, उन सब के बारे में इस ICD-1 में बताया इन्होंने, ठीक है। तो उसके बाद ये 1900 में हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वर्जन्स आए, कुछ ICD-1 के बाद 2, 3, 4, 5 आए, बट जो नेक्स्ट जो मेजर एक आया इनका वो था ICD-6, ठीक है। ICD-6, अब हम ICD पे आ चुके बेसिकली, जो कि हमें फॉलो करना है। ये पब्लिश हुआ था इन 1949, ठीक है। एंड पहली बारी इस ICD-6 में जो है वो एक सेपरेट सेक्शन बनाया गया था अबाउट द मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। यहाँ इससे पहले जो था उसमें नॉर्मल जो डिजीज़ हैं, फिजिकल इलनेसेस, उनकी बात थी। मेंटल डिसऑर्डर्स को अलग तरीके से कुछ नहीं दर्शाया गया था। ये जो था यहाँ पे सेपरेट सेक्शन बनाया गया फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। ICD-6 में सेपरेट सेक्शन फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ, जैसे ये 1949 लिखा है, ये पब्लिश की डेट लिखी है, ठीक है। बहुत जगह जैसे आपकी बुक है उसमें आई थिंक 1949 है या 48 ऐसे कुछ लिखा, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। बट क्या होता है ना कि ये जो भी चीज़ें आती हैं, ये जैसे किसी कॉन्फ्रेंस में डिस्कस होती हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं बॉडीज़ की जो इसमें इंक्लूड हैं, एंड वहाँ पे पहले तो ये डिस्कस होती हैं, अप्रूव होती हैं बाय एवरीवन, ठीक है। उसके बाद जो है ये पब्लिश होती है, वो अप्रूवल या जो भी मतलब कि पक्का कर दिया कि ठीक है दिस इज़ फाइनल, वो डेट हो सकता है अलग हो, उसके कुछ दिनों बाद या मे बी आफ्टर एन ईयर हो सकता है कि वो पब्लिश हो रही हो, एंड हो सकता है कि जो इनएक्टमेंट हो रहा हो यानी कि यूज़ में जब आ रही हो वो ईयर हो सकता है कि अलग हो, ठीक है। तो ये 2-3 तरीके के ईयर जो है टाइमलाइन जुड़ी होती है किसी भी ये इसके वर्जन के साथ। तो आप जैसे 1949 बताया, तो ये जो है टाइमलाइन वो पब्लिश की है, ठीक है। हो सकता है इसका डिस्कशन 1-2 साल पहले हुआ हो एंड सो ऑन, ठीक। सो आप इसको इसका नोट्स वगैरह ले लें एंड देन हम आगे के वर्जन्स करेंगे। Okay, this is WHO, ये शायद क्लियर नहीं दिख रहा। पब्लिश्ड
Okay, let me remove this now. Okay, so next ICD 7. ये आपका 1958 में आया एंड इसमें क्या था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस जो आपके ICD 6 में इनको कुछ एरर्स या इनएक्यूरेसीज मिली थी उसको रेक्टिफाई किया था, ठीक है। सो एरर्स एंड इनएक्यूरेसीज वर रेक्टिफाइड इन दिस वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट आया आपका ICD 8 विच वॉज इन 1968, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें मेंटल डिसऑर्डर्स की अलग से एक ग्लॉसरी दी हुई थी, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव ग्लॉसरी पता है ना आपको, जो लिस्ट होती है पूरी, ग्लॉसरी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। देन ICD 9 आया 1978 में, 77 या 78 लिख लो, आपकी बुक में आई थिंक 77 लिखा हुआ है, ठीक है, बट ये मैंने WHO की वेबसाइट से लिया है तो इट इज़ 78, ठीक है, बट 77 इज़ ऑल्सो लाइक यू कैन राइट अगर आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से आता है तो। इसमें क्या था, इसमें क्लिनिकल मॉडिफिकेशंस हुई थी, ठीक है। यानी कि जो भी डिजीज़ बीमारियां दी हुई थी उनके जो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स होते हैं कि भाई किस तरीके से इसको क्योर किया जाएगा, कौन सी मेडिसिन इसके लिए यूज़ होगी या कौन से ट्रीटमेंट यूज़ होगी, कौन से प्रोसीजर्स यूज़ होंगे, कौन सी थेरेपीज़ यूज़ होंगी, है ना। तो उस टाइप की चीज़ जो है, क्लिनिकल एस्पेक्ट्स जो है बेसिकली उनको मॉडिफाई किया गया था इन ICD 9 एंड इसके जो है 3 वॉल्यूम्स निकाले थे इसमें, ICD 9 के वॉल्यूम 1, 2 एंड 3। ओके, सो वॉल्यूम, अब हम इसको अपने साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि क्या क्या इसमें इम्पॉर्टेंट था। वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, इसमें क्या था, इसमें जो डायग्नोस्टिक टूल्स थे वो डिस्क्राइब किए गए थे, ठीक है। क्लिनिकल एस्पेक्ट में हमारा डायग्नोसिस तो आता ही है, राइट। सो डिस्क्राइब्ड डायग्नोस्टिक कोड्स, कोड्स आ गए थे यहाँ पे आपके जो डायग्नोसिस से रिलेटेड थे कि ये पर्टिकुलर इशू है तो ये वाला कोड इसके लिए यूज़ होगा, ठीक है। देन था वॉल्यूम 3, ओके। वॉल्यूम 3 में क्या थे, वॉल्यूम 3 में बेसिकली आपके प्रोसीजर्स आ गए थे कि कैसे डायग्नोज करना है या कैसे कोई थेरेप्यूटिक प्रोसीजर कैसे है, उस सब चीज़ की एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है। सो प्रोसीजर कोड्स थे इसमें, प्रोसीजर कोड्स फॉर मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, ठीक है। मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, ठीक है। एंड और क्या थे, थेराप्यूटिक प्रोसीजर्स भी थे इसमें, कैसे थेरेपीज वगैरह होती हैं, ठीक है। ये सब ICD 9 में आ गया था, ओके। सो यू कैन नोट इट डाउन। आई थिंक समझ तो आ गया होगा इसमें क्या है, ठीक है। Okay, I think it might be done. Okay, अब हम ICD 10 के बारे में करेंगे, ठीक है।
ICD-10 ये आपका 1978 में। इसमें क्या हुआ, अभी तक सारा WHO पिक्चर में आ रहा था, है ना, आपको याद होगा इतना तो। अभी ICD-1 से WHO पिक्चर में था, जो भी पब्लिश हुए हैं ICD के वो सब WHO ने किए, ठीक है। ICD-10 में क्या होता है कि WHO के साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन आती है, ठीक है, विच इज़ ADA-MHA, ठीक है, जो कि USA की है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका तो सबको पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ADA, इसका क्या होगा, अल्कोहल ड्रग एब्यूज, A से अल्कोहल, D से ड्रग एब्यूज, ठीक है, एंड MH इज फॉर मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, A इज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब ये दोनों बॉडीज ने मिलके एक जॉइंट प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, एक जॉइंट प्रोजेक्ट पे काम किया बेसिकली। एंड उस प्रोजेक्ट का मकसद क्या था, पर्टिकुलरली आप देख सकते हैं कि ये जो सेक्शन बना है वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ही बना है, ठीक है, बाकी डिजीज़ का इसमें कोई रोल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ICD-10 का ये वाला जो सेक्शन हम जो अभी पढ़ रहे हैं, हम बाकी के डिजीज़ की तो बात ही नहीं कर रहे हैं अब, है ना। अब हम पूरा अपना मेंटल हेल्थ वाले इश्यूज़ पे शिफ्ट कर चुके हैं। एंड ICD-6 से शुरुआत हुई थी कि मेंटल डिसऑर्डर्स का अलग से सेक्शन बना था। उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट क्लासिफिकेशंस आई। ICD-10 में मेजरली ये काम हुआ, एक जॉइंट प्रोजेक्ट पे काम किया गया बाय WHO एंड ADA-MHA, ठीक है, जिसमें कि इन्होंने क्लासिफिकेशन को और इम्प्रूव करने की कोशिश की। क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट, ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स एंड अल्कोहल या ड्रग एब्यूज़ से जो भी बीमारी होती हैं या डिसऑर्डर्स आते हैं वो भी, ठीक है, उनके ऊपर, उनके क्लासिफिकेशन के ऊपर इन्होंने जो है काफ़ी काम करने की, उस क्लासिफिकेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की। एंड उसके लिए क्या क्या इन्होंने बहुत सारे वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए, बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत सारे सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, बहुत कुछ किया, ठीक है। वहाँ पे अपने ये डिस्कस करते थे एंड अपने रिकमेंडेशंस शेयर करते थे, ठीक। डिफरेंट कंट्रीज़ से वहाँ पे बड़े बड़े जो भी साइंटिस्ट वगैरह थे, साइकेट्रिस्ट थे, वो आते थे, अपने उन वर्कशॉप्स को ज्वाइन करते थे, एक्सपेरिमेंट्स होते थे, लाइक ऑल द सीरीज़ ऑफ थिंग्स होती थी, ठीक है। फिर वहाँ पे उन्होंने अपने रिकमेंडेशंस सब ने मिलके जो है, ग्लोबली ये चीज़ें जब हुई तो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर कुछ रिकमेंडेशंस निकल के फाइनल आए कि ये रिकमेंडेशंस है, इनको अप्लाई करने से हमें एक अच्छा क्लासिफिकेशन मिल सकता है, ठीक है। फिर उस रिकमेंडेशंस को रिव्यू किया गया एंड उसमें से जो फाइनल कुछ डिसाइड हुए रिकमेंडेशंस उनको इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। एंड उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद जो आपका क्लासिफिकेशन फाइनली सामने आया उसको ICD-10 का नाम दिया गया, ठीक है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हाउ ICD-10 केम इन टू पिक्चर, ठीक। तो इन्होंने ज्वाइंट प्रोजेक्ट पे काम किया। किस ज्वाइंट प्रोजेक्ट पे काम किया? फॉर इम्प्रूविंग द क्लासिफिकेशन and diagnosis of mental disorders and alcohol and drug related problems. Alcohol and drug related प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये एजेंडा था इनके जॉइंट प्रोजेक्ट का, जिसके ऊपर इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके काम किया, ठीक है। एंड इसके लिए क्या किया इन्होंने? सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स की। मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आई होप आपको समझ तो आ गया है ना।
सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स इन्होंने की इस ऑब्जेक्टिव को लेके। एंड देन उससे क्या हुआ, इसमें किसने पार्ट लिया, बहुत सारे रिसर्चर्स, प्रैक्टिशनर्स, वो सब थे इन वर्कशॉप्स में, ठीक है। एंड इनसे क्या हुआ, एंड दैट टू फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ के थे, राइट। ग्लोबली ये वर्कशॉप्स अरेंज हुई थी। इससे क्या हुआ, कुछ रिकमेंडेशंस निकल के आए, ठीक है, डेवलप्ड रिकमेंडेशंस। फिर क्या हुआ, इन रिकमेंडेशंस को रिव्यू किया गया, ठीक है, एंड देन इम्प्लीमेंट किया गया। सो दीज रिकमेंडेशंस वर रिव्यूड एंड सिलेक्टेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। मतलब सारे तो नहीं ऑफ कोर्स सिलेक्ट होंगे ना, तो कुछ जो है वो इनमें से सिलेक्ट हुए फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ओके। और ये जो सेलेक्ट हुए, ये जो रिव्यू करने का काम हुआ था इन रिकमेंडेशंस को, ये इन वर्कशॉप्स से तो ये सब रिकमेंडेशंस आए, और ये यहाँ पे जो इन रिकमेंडेशंस की रिव्यूइंग हुई, सिलेक्शन हुआ, ठीक है, ये हुई थी आपके 1982 में। 1982 में हुई थी ये डेनमार्क कोपेनहेगन में, कोपेनहेगन डेनमार्क। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस कॉन्फ्रेंस में ये डिस्कस हुए थे, रिव्यू हुए थे, एंड फिर इनकी इम्प्लीमेंटेशन हुई थी, ठीक है, ओके। एंड देन फाइनली यहाँ पे मैं नीचे एक लाइन और लिख रही हूँ ताकि आपको ये इसी में कवर हो जाए। अगर नहीं दिखेगा तो मैं स्क्रीन एडजस्ट कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद 1978 में तो ये सब इनका जॉइंट प्रोजेक्ट चल रहा था। 1982 में आके फिर इनकी रिव्यूइंग हुई, एंड फाइनली 1992 में ICD-10 जो है आपका आया, ठीक है, पब्लिश हुआ, ओके। सो नाउ यू कैन राइट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ, ये विजिबल तो हो ही गया यहाँ तक। सो आई होप ये आपको ICD-10 का बैकग्राउंड समझ आया कि कैसे आया है, ठीक है। पर्टिकुलरली हम यहाँ बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ एंड ड्रग अब्यूज़, अल्कोहल से रिलेटेड जो चीज़ें इसमें आई उससे रिलेटेड बातें कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट मी रिमूव दिस नाउ। ओके, सो कौन से सेक्शन में ICD-10 के मेंटल डिसऑर्डर्स थे, वो थे 5F में, ठीक है। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स था ऑफ ICD-10, ठीक है। यहाँ पे अब हम ICD-10 का ही करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स थे, ठीक है। एंड इसमें साथ में क्या था, ये बताया गया था कि क्या क्या इंक्लूसिव है एंड क्या क्या इसमें एक्सक्लूड किया हुआ है, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे सिम्टम्स अगर ये होंगे तो वो डिसऑर्डर है, ये होंगे तो वो वाला डिसऑर्डर नहीं है, कोई दूसरा डिसऑर्डर है। तो इस टाइप से जो इंक्लूजन एंड जो एक्सक्लूजन की टर्म्स थी वो सब इसमें मेंशन की थी, ठीक है। एक्सप्लेनिंग देयर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन टर्म्स, ठीक है। कई बारी जैसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह में, उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ICD-10 के कौन जो मेंटल डिसऑर्डर क्लासिफिकेशन है वो कौन से सेक्शन में है, तो इट इज़ F, ठीक है। कई बार ऑप्शन दे देते हैं H, G, F,
तो आपको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें तो बहुत सारी डिजीज़ होंगी, राइट। हमें पर्टिकुलरली मेंटल डिसऑर्डर के बारे में अगर पूछा है तो इट इज़ एफ। ओके, सो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स इन ICD-10 का ओवरव्यू ले लेते हैं। ICD-10 में जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स बेसिकली, वो जैसे मैंने बताया एफ की जो डिनोशन है उससे है, तो उसमें टोटल 10 कैटेगरीज बनाई गई हैं प्लस 1 मोर कैटेगरी, ठीक है। 10 कैटेगरीज में तो उन्होंने स्पेसिफिकली रखा गया है कि कौन कौन से डिसऑर्डर, कौन कौन से इलनेसेस आएंगी, एंड एक जो लास्ट कैटेगरी 10+1 करके जो 11th कैटेगरी यू कैन से, वो बनाई गई है, इट इज़ फॉर अनस्पेसिफाइड, कि जिस कंडीशन में हम श्योर नहीं है, मतलब इम्पैक्ट तो किसी के ऊपर वैसा आ रहा है जैसा कि मेंटल डिसऑर्डर्स के केस में होता है, लेकिन हम श्योर नहीं है कि कौन सा डिसऑर्डर है, तो उसको हम उस अनस्पेसिफाइड वाली कैटेगरी में रख देंगे जो कि 11th कैटेगरी है, ठीक है। सो थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज बनाई गई हैं। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर के नाम से है ये क्लासिफिकेशन। इसमें क्लासिफिकेशन of mental and behavioral disorders in ICD-10, ठीक है। अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सेक्शंस लाइक 10-10 के फॉर्म में है, लाइक F0 से F09 तक, देन F10 से F19 तक, ठीक है। F20 फिर 19 हो गया तो F20 से 29 तक, ठीक है। ऐसे 10-10 के जो है इसमें ग्रुप किया गया है हर कैटेगरी में, ठीक है। सो पहली कैटेगरी हमारी है F00 से F09 की, ठीक है। आपको ये जो नॉमेनक्लेचर है ना, ये इसी तरीके से दिमाग में रखना है, ठीक है। इसको आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते। यही चीज़ हमने पढ़ी थी कि ये क्लासिफिकेशन इसीलिए दिया गया है ताकि सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाए, कोई अपने तरीके से कुछ इधर उधर यूज़ ना करे चीज़ों को, ठीक है। इसमें जो डिसऑर्डर आएंगे, इसमें कौन से आएंगे, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स आएंगे, एंड इसमें थोड़े बहुत आपके मेंटल डिसऑर्डर्स आएंगे, मेनली ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स। ये हम पहले कर चुके हैं, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक, है ना। ऑर्गेनिक एंड सिम्टोमेटिक, सिम्टम्स जिसके मेंटल डिसऑर्डर की तरह आते हैं, मैटिक एंड मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल्स कौन कौन से आएंगे आपके, अल्जाइमर्स आ जाएगा, डिमेंशिया आ जाएगा, ठीक है, डेलीरियम, ये सब आपके आ जाएंगे, ठीक है। वैसे तो ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स हम पहले वाले क्लास में कर चुके हैं, जैसे अल्जाइमर वगैरह है, ये भी ओल्ड एज वाली है थोड़ी सी, जिसमें डिजनरेशन ऑफ ब्रेन सेल्स होता है, लेकिन हम करेंगे तो कोई अगर ऐसा डिसऑर्डर लगता है कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो वो हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। एंड ऑफ कोर्स डिमेंशिया एंड डिलीरियम भी हमने कोई ऐसे डिटेल में पढ़ा नहीं है क्या होता है, जस्ट कि जो हिस्ट्री वाली चीज़ें थी उसमें थोड़ा सा उनका वो था डिस्क्रिप्शन, जो कि आज की डेट में एज इट इज़ या इस तरीके से उतना वैलिड है या नहीं है, वो भी हम देखेंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद अगला क्या होगा, अगले 10 किस में आएंगे, F09 के बाद आएगा F10, ठीक है। F10 से फिर अगला क्या बन जाएगा आपका F19, ठीक है। ये अगली कैटेगरी आ गई आपकी। इसमें आपके आएंगे मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स ड्यू टू साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है। मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स ड्यू टू साइकोएक्टिव
सब्सटेंसेस, साइको एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं? साइको यानी कि जो हमारी साइकी को एक्टिवेट कर दे, ठीक है, जैसे जो ड्रग्स एंड ऑल जो होते हैं ना, जो लेके इंसान हाई हो जाता है जिन चीज़ों में, ठीक है, या फिर जैसे अल्कोहल हो गया है, तो जैसे जो ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ वाला था वो भी इसी में था ना, क्लासिफिकेशन में हमने यूज़ किया था, अभी देखा था 2 मिनट पहले। तो वो वाले जो डिसऑर्डर्स हैं वो आएंगे इसमें, ठीक है। ड्यू टू इसके सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल क्या होंगे? इनकी वजह से होने वाले जो इश्यूज आएंगे वो सब्सटेंस के एग्जाम्पल होंगे। अल्कोहल आ गया आपका, ठीक है, कोकेन आ गया इसमें, टोबैको, ठीक है, एंड ओपीएम वगैरह जो भी होता है वो सब इसी में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका F19 हो गया। नेक्स्ट कैटेगरी क्या आएगी? F20, ठीक है, F20 से F29 तक, ओके। इसमें आएंगे आपके स्किज़ोफ्रेनिया रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया एक अलग ही कैटेगरी है जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ॉइड, जो भी उस टाइप की चीज़ें हैं वो आएंगी, ठीक है। तो ये आएगी आपकी, इसमें आएंगे स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोटिपल टाइपल एंड डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स, ठीक है। डिल्यूजन का मतलब क्या होता है? जो रियलिटी से डिसओरिएंटेड चीज़ होती है, दैट कम्स अंडर डिल्यूजन, ठीक है। आजकल तो एक सोशल मीडिया पे टर्म भी बहुत फेमस है, आई होप आपने सुनी होगी, ठीक है। सो F30 आ जाएगा 29 के बाद, F30 से F39 तक, ठीक है। इसमें क्या आएंगे आपके? इसमें आ जाएंगे आपके मूड वाले डिसऑर्डर्स, ठीक है। इसमें हमने जैसे मूड डिसऑर्डर में क्या पढ़ा था, जैसे मेनिया वगैरह, ठीक। तो इसमें आएगा मूड, या मूड को अफेक्टिव भी लिख सकते हैं इधर, मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? इसमें कौन कौन से आएंगे? मेनिया आ जाएगा, मैनिक लिख दो, मैनिक डिसऑर्डर आ जाएगा आपका, बाइपोलर आ जाएगा, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स आ जाएंगे, ठीक है। देन 39 के बाद क्या आएगा? 40, F40 से F49 आ जाएगा, ठीक है। इसमें आएंगे आपके न्यूरोटिक या स्ट्रेस रिलेटेड सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, ठीक है, वो सब आएंगे। न्यूरोटिक, स्ट्रेस रिलेटेड, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, एंड फिर इसमें एग्जाम्पल क्या होंगे हमारे? स्ट्रेस वगैरह से रिलेटेड कौन से आते हैं? जैसे फोबिया वगैरह हो जाना ना किसी चीज़ का, ठीक है। सो इसमें आएंगे फोबिया, OCD, एडजस्टमेंट रिलेटेड या डिसोसिएटिव वाले, एडजस्टमेंट रिलेटेड इश्यूज या डिसोसिएटिव टाइप के डिसऑर्डर। अच्छा, ये भी जो नाम लिख रहे हैं ना, जैसे ये पर्टिकुलरली जरूर, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया तो चलो ठीक है, नाम ही है डिसऑर्डर का, लेकिन एंड उसमें भी पर्टिकुलर आपके वेरिएंट्स हैं, जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन जैसे ये टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स लिख रहे हैं कि कौन कौन से आएंगे, पर्टिकुलर किसी डिसऑर्डर का आ गया है, इसमें नाम नहीं है, उसमें और बहुत सारे टाइप्स रहेंगे, ठीक है। सो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, एंड देन हम आगे के कुछ रहते हैं 4-5 वो करेंगे।
Okay, let me remove this now. ओके सो हमने F48 तक देख लिया था। अब अच्छा F49 था, है ना, F50 से F59 तक। अब इसमें क्या आता है, इसमें आपके आते हैं बिहेवियरल सिंड्रोम रिलेटेड, कि किसी को एबनॉर्मल तरीके से खाने का, सोने का, इस टाइप का कोई डिसऑर्डर है तो वो सब इसमें आएगा, ठीक है। बिहेवियरल सिंड्रोम associated with physiological disturbances ठीक है, फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस जो कि बॉडी से रिलेटेड हैं, ठीक है। जैसे हमारी भूख, नींद, प्यास, ये सब चीज़ें होती हैं, वो सब इसमें आ जाती हैं, ठीक। फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस एंड फिज़िकल फैक्टर्स भी इसमें आते हैं, ठीक है। इनकी वजह से, फिज़िकल एंड फिजियोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से जो हमारे बिहेवियर में कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, वो वाले डिसऑर्डर इसमें आएंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, ईटिंग, स्लीप एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। ठीक है, इस टाइप के जो डिसऑर्डर्स आएंगे वो होंगे इसमें, ठीक। ये एबनॉर्मल बिहेवियर वाले डिसऑर्डर्स होते हैं। देन आपका आएगा F60 से F69। ओके, इसमें आएंगे आपके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। ओके, सो डिसऑर्डर्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर इन अडल्ट पर्सन्स। disorders of personality and behavior in adult persons, ठीक है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हमारे कौन से होते हैं, जैसे हम कोई इम्पल्सिव हो जाता है या जेंडर आइडेंटिटी वाले जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो आते हैं इसमें, ठीक है। सो स्पेसिफिक इम्पल्सिव डिसऑर्डर, इसके एग्जांपल्स में क्या आएंगे, स्पेसिफिक इम्पल्सिव डिसऑर्डर या फिर जेंडर आइडेंटिटी वाले, ठीक है। उसके बाद है आपका F70 से F79, ठीक है। 69 के बाद 70 आएगा ना। इसमें आएंगे आपके मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। हालांकि मेंटल रिटार्डेशन को अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। दिस वर्ड इज़ नो मोर इन यूज़। F80 आएगा, 80 से F89, लेकिन ये ICD 10 में था, ठीक है। F80 से F89 में क्या आएंगे, कौन से डिसऑर्डर्स आएंगे, जो हमारी स्पीच, लैंग्वेज, इनसे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। डिसऑर्डर जो कि अपने डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं बेसिकली, जैसे ऑटिज़म वगैरह, जब डेवलपमेंट के टाइम पे बच्चे के अंदर वो आ सकते हैं, ठीक है। सो इसमें आएंगे डिसऑर्डर्स ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। जब किसी के डेवलपमेंट में इशू आ रहा हो, अगर नॉर्मल तरीके से किसी बच्चे की डेवलपमेंट ना होती हो, तब ये इश्यूज आते हैं। एंड कौन से होते हैं वो, स्पीच एंड लैंग्वेज के होते हैं या परवेजिव डेवलपमेंट। परवेजिव मतलब जो कि
चल रहा है, ठीक है। स्पीच एंड लैंग्वेज क्या आएंगे, एंड परवेजिव डेवलपमेंट क्या आएंगे, बल्कि अभी इसके नाम में ये यूज़ होने लग गया है डेवलपमेंटल इशू के, ठीक है। F90 से अब आपका F99 तक, ठीक है। इसमें आएंगे हमारे इमोशनल डिसऑर्डर वाले जो हैं, बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर विद ऑनसेट यूजुअली अकरिंग इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट। जैसे इमोशनल इम्बैलेंस से रिलेटेड जो चीज़ें आती है ना, जैसे आपने देखा ना कुछ बच्चे बिल्कुल इतने ज़िद्दी हो जाते हैं, कंडक्ट ढंग से नहीं करते, तो जो कंडक्ट डिसऑर्डर टाइप की चीज़ें होती हैं वो मेनली इसमें आती हैं, ओके। तो ये भी एक प्रकार का बिहेवियरल टाइप का डिसऑर्डर है। बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स आएंगे इसमें, बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स विद ऑनसेट ऑनसेट का मतलब मैंने क्या बताया था, पिछली बार ही बताया था कि जब शुरू होना किसी चीज़ का, ठीक है। विद ऑनसेट यूजुअली अकर इन चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, ये ज़्यादातर बचपन या एडोलेसेंस में होते हैं, ठीक है। ऑनसेट यूजुअली अकरिंग इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, ठीक है। क्या एग्जाम्पल्स होंगे इसके, हाइपर काइनेटिक हो सकता है बच्चा, ठीक है। कंडक्ट का इशू होगा या टिक, ठीक है। ये नहीं समझ आएंगे वर्ड्स तो कोई बात नहीं, अभी मैं एक एक समझाऊंगी तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, बट आई थिंक आपको इतना तो समझ आ रहा है कि हर क्लासिफिकेशन में मोटा मोटा किस चीज़ का डिसऑर्डर, किस चीज़ के डिसऑर्डर्स आएंगे एंड उनके एक दो एग्जांपल्स, ठीक है। एंड आई होप ये आपको याद भी रहेगा। ये हो गए आपके 10 कैटेगरीज। नेक्स्ट जो है अच्छा ये F98 है, ठीक है। F90 से 98 एंड इससे पहले भी जो था ना F40 से 48 था वो, ठीक है। किसी किसी में जो है 9 है, वो 49 अगर मैंने लिख दिया हो तो उसको चेंज कर लेना। अब लास्ट मैंने बताया था ना एक और है जो नॉन स्पेसिफाइड के लिए, तो F99 उस अनस्पेसिफिक वाले के लिए, ठीक है। अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर्स, तो इसमें आएगा अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर्स। इसमें कौन से डिसऑर्डर्स आएंगे, जैसे हम किसी को मेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि कुछ ना कुछ जो सिम्टम्स हैं ये सब है वहाँ से वो डायग्नोज होकर रख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी उसके सिम्टम्स आ रहे हैं वो किसी भी तरीके से इन किसी भी कैटेगरी में अगर डायग्नोज नहीं हो पा रहे हैं और हमें लगता है कि उस इंसान की जो कंडीशन है, ठीक है, वो बिल्कुल ऐसी है कि जैसे कि हेल्थ वाइज कि जैसे नॉर्मल किसी भी जैसे किसी भी मेंटल डिसऑर्डर वाले इंसान की होती है, एंड उसकी जो पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है या सोशल लाइफ वो इम्पैक्ट हो रही है, उस ढंग से वो लाइफ में नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, तो ऐसे ही हम किसी डिसऑर्डर को यहाँ पे अनस्पेसिफाइड में हम डाल देंगे जिसका कि हमारे पास डायग्नोसिस अवेलेबल नहीं है, ठीक। ये था। अब हाँ आप इसका इसको नोट डाउन कर लें, देन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इसके बाद आपको बताऊँगी। ओके सो या अगर मैंने न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स में आपको F40 से 49 लिखवाया है तो उसको 48 कर लेना, ठीक है। ये दो हैं जो लास्ट वाला है आपका वो F90 से F98 है, एंड जो न्यूरोटिक वाला है वो आपका
F40 से 48 है, ठीक है। बाकी सब में लाइक 10 इंक्लूडेड हैं। ओके, सो नाउ ये ICD-10 की बात हो गई है, ठीक। अब ICD की हम एक डेफिनेशन टाइप लिख लेते हैं। अगर आप चाहते हो कि एक फॉर्मल डेफिनेशन टाइप हम कुछ लिखें तो वो मैं लिख देती हूँ। एंड ये कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं, आप इसको अगर आपको कोई और अच्छी मिलती है तो आप उस तरीके से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। वैसे ये मोस्टली मैंने WHO के पेजेस से ही ली है, ठीक है। ICD इज़ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन of diseases by WHO that allows, मेन क्या कर रहे हैं हम इसमें, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं डिजीज़ का, ठीक है। मॉर्टेलिटी यानी कि जो मृत्यु दर है, डेथ के कॉजेज़ हैं, उनको पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमने पढ़ा है शुरू में, राइट। दैट अलाउज द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग analysis interpretation and comparison of mortality and morbidity data collected in different countries during different times, ठीक है। in different countries or regions and at different times, ठीक है। सो ये क्या है, ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज है। यहाँ तो हमने इसके एक्सपेंशन लिख दी, गिवन बाय WHO, ठीक है। क्या होता है इसमें, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होती है, एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन होती है, कंपैरिजन होती है। किन की होती है, मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी की। मॉर्टेलिटी मतलब डेथ, मॉर्बिडिटी मतलब इलनेसेस, डिजीजेज जो भी आती हैं आपकी, वो मॉर्बिडिटी में आती हैं, ठीक है। उनका डेटा कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ का एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो एक वर्जन है उससे दूसरा वर्जन आने में ऑलमोस्ट लाइक 10 ईयर्स का गैप है ना। अब जो मैं इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने के लिए बोल रही थी वो ये है कि आई थिंक यू मे नो दिस, बट ICD-10 इज़ नॉट द रिसेंट वन, ICD-11 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, जो आपकी बुक में, आपके सिलेबस में नहीं है। सो लेटेस्ट वर्जन इज़ एक्चुअली ICD-11 एंड इट केम इन टू इफेक्ट इन 2022 में। 2022 में ये यूज़ होना भी शुरू हो चुका है, इनटू इफेक्ट आ गया है, ठीक। अब इसमें भी ऑफ कोर्स बहुत सारे चेंजेस आए हैं एंड ये काफ़ी और ज़्यादा है इसमें मटेरियल एंड लेकिन मैं यहाँ पे अभी इसको नहीं कराऊंगी, क्योंकि आप अभी हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाएं। अभी एक फाउंडेशन बनी है, अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी क्लासिफिकेशन या ICD के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था तो देन ये कराना अभी ठीक नहीं है। आपके सिलेबस में जो है ICD-10 है, तो आप उसको एक बार ये फाउंडेशन अच्छे से हो जाए, देन ये चैप्टर जब ख़त्म हो जाएगा, एंड इनफैक्ट आपके सिलेबस में DSM भी DSM-4 तक दिया हुआ है, आई चेक दैट, जबकि जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ DSM है दैट इज़ DSM-5 TR, ठीक है। तो वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, जबकि DSM-5 TR तो बहुत वाइडली ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं एंड आई थिंक अदर यूनिवर्सिटीज़ में दे आर ऑलरेडी डूइंग दैट। तो ये चैप्टर
हम कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, एंड देन इस यूनिट के, इस चैप्टर के एंड में मैं एक क्लास अलग से ले लूँगी जिसमें कि हम ICD 11 एंड DSM 5 के बारे में, DSM 5 TR के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। थोड़े बहुत कंपैरिजन्स या जैसे आपको आइडिया दे देंगे। एटलीस्ट आपको यहाँ पे ये पता चल गया कि ICD का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, ICD 10 में मतलब कि क्या क्या था, कैसे कैसे डिसऑर्डर्स। अब जैसे आपको पता चला कि F सेक्शन है 5F, उसमें उसके अलग से कैटेगरीज बनी हुई हैं, इतने से इतने में आपका पर्टिकुलर मूड डिसऑर्डर आएगा, इतने से इतने में पर्सनालिटी डिसऑर्डर आएगा, इतने से इतने में स्किज़ोफ्रेनिया आएगा। तो इस तरीके से एटलीस्ट आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गई होगी, एक फाउंडेशन तैयार हो गया होगा कि ICD क्या चीज़ है फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये डेफिनेशन ठीक है, फॉर्मेलिटी के तौर पे डेफिनेशन ठीक है, लेकिन इसमें इतना कुछ ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर से कंसर्न नहीं है, क्योंकि ICD वैसे तो ओवरऑल चीज़ है ना। लेकिन ICD 10 में जो हमने जो F वाला सेक्शन पढ़ा है, दैट इज़ मेनली फॉर अस, ठीक है। तो उसके एक अच्छे से आपके दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए कि क्या है। एंड फर्दर अगर आप खुद से एक्सप्लोर करना चाहें, पढ़ना चाहें, तो ICD जो है इट इज़ गिवन बाय WHO, ठीक है। तो आपको कुछ भी पढ़ना है, ICD 11 बाय WHO, ICD 10 बाय WHO, ऐसे करके आप नॉर्मली सिर्फ इंटरनेट पे अगर डालेंगे तो आपको WHO के पेजेस दिख जाएंगे, वहाँ पे उनके लिंक, एंड यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन टू देयर वेबसाइट एंड रीड थिंग्स फ्रॉम देयर ऑल्सो। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, पढ़ना है, तो आप डायरेक्ट WHO की वेबसाइट से ये चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड आई ऑल्सो सजेस्ट एंड रिकमेंड यू कि अगर ICD से रिलेटेड कुछ पढ़ना है तो वही चीज़ें पढ़ो जो WHO ने लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई और डिफरेंट पेजेस से यू कैन ट्राई, बट द ऑथेंटिसिटी इज़ मेनली विद WHO, क्योंकि उन्होंने ही किया हुआ है। एंड इनके सारे जो हैं लाइक पब्लिकली अवेलेबल हैं डॉक्यूमेंट्स। इवन आप ICD 10 का मैनुअल यू कैन सी डायरेक्टली फ्रॉम देयर, एंड यू कैन इवन डाउनलोड दैट ऑल्सो। ICD 11 का भी आपको मैनुअल ऑनलाइन मिल जाएगा WHO की वेबसाइट पे। तो ये सब चीज़ें आप अपने आप से भी आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। एंड सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन दैट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इस टॉपिक में। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे DSM, ठीक है। एंड जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं लाइक ICD 11 एंड DSM 5 TR या DSM 5, वो हम करेंगे एक एक्स्ट्रा क्लास अलग से, ये यूनिट ख़त्म होने के बाद, ठीक है। ओके, सो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एंड एक ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई आज। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।